नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलवाही थाना क्षेत्र के बरदेपुर NH 105 किनारे मध्य विद्यालय की 4 दीवारी में बाइक चालक ने मारी जबरदस्त टक्कर। 2 युवक की घटनास्थल पर हुई दर्दनाक मौत। बाबूबरी के आरके मेमोरियल सेंटर में प्रशासन ने की छापेमारी। अवैध नर्सिंग होम में पैसों के लिए बंधक बनाए मरीजों को कराया मुक्त। मधवापुर थाना पर जमीनी विवाद के निपटारे के लिए लगाया गया जनता दरबार। केवल एकमात्र मामले पर हुई सुनवाई। जयनगर के रेलवे स्टेशन परिसर में मुद्रा एक्सचेंज व्यवसायी से रुपया लूटने की नाकाम कोशिश के कारण अपराधियों ने मारी गोली। युवक गंभीर रूप से घायल। बिस्फी प्रखंड के पतौना पुलिस ने ओपी क्षेत्र के रुपौली गांव के 3 लोगों के घर चिपकाया इश्तेहार। फरार अभियुक्तों को दिया कुर्की जब्ती की कार्रवाई की सूचना। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस व मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय के स्थापना दिवस पर गरीब व असहाय लोगों के बीच कंबल का हुआ वितरण। बिस्फी के पतौना ओपी परिसर में 17 कांडों में जब्त किए गए कुल 126 लीटर शराब का किया गया विनिष्टीकरण। विश्व मानवाधिकार दिवस पर मधुबनी ICDS के द्वारा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जयनगर के कमला शाखा नहर उगाही के कारण खेत जाने का आवागमन का रास्ता अवरुद्ध। समाज सेवी ब्रज किशोर यादव के नेतृत्व में दर्जनों किसानों ने अनिश्चितकालीन जन आंदोलन का किया आगाज। मधुबनी में मिथिला कला विकास समिति द्वारा विद्या ज्ञान में प्रवेश के लिए बच्चों के बीच परीक्षा का आयोजन। और मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने चित्रगुप्त कॉलोनी के वार्ड नंबर 22, 23 व बीना कुंज कॉलोनी में चलाया जनसंपर्क अभियान। खबरें अब विस्तार से। कलवाही थाना क्षेत्र से सड़क दुर्घटना की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बरदेपुर के NH 105 किनारे मध्य विद्यालय बरदेपुर के 4 दीवारी से एक बाइक अनियंत्रित होकर टकरा गई। इस घटना में बाइक चालक व पीछे सवार एक व्यक्ति दोनों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान 20 वर्षीय मोहम्मद अमन व 23 वर्षीय अली हसन के रूप में की गई है। कलवाही थाना क्षेत्र के गांव बरदेपुर NH 105 किनारे अवस्थित मध्य विद्यालय बरदेपुर के 4 दीवारी में बाइक की जबरदस्त टक्कर से बाइक चालक 20 वर्षीय मोहम्मद अमन व 23 वर्षीय मोहम्मद अली हसन की दर्दनाक मौत घटनास्थल पर ही हो गई। प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीणों ने बताया कि शनिवार की सुबह करीब 7 बजे कलवाही की ओर से जयनगर की ओर एक बाइक पर 2 सवारी तेज रफ्तार में जा रहा था। बरदेपुर चौक से 100 मीटर पहले NH 105 के किनारे मध्य विद्यालय बरदेपुर स्कूल अवस्थित है। स्कूल से पहले ब्रेकर पर ही बाइक चालक का संतुलन बिगड़ गया, जबकि बाइक तेज रफ्तार में था, जिस कारण बाइक चालक और संतुलन बिगड़ जाने से स्कूल की चारदीवारी में जाकर बाइक को ठोक दिया, जिससे दोनों युवक का सर फूट गया और घटनास्थल पर ही दोनों युवक की मौत हो गई। जिसमें एक युवक मोहम्मद अमन 20 वर्षीय पंचायत मुरेठ वार्ड 1 निवासी मोहम्मद फूलो नदाक का छोटा पुत्र था। दूसरा व्यक्ति मृतक मोहम्मद अली हुसैन नेपाल के जनकपुर निवासी था।
अली हुसैन नेपाल के जनकपुर में रहता है। नेपाल निवासी अली हुसैन जनकपुर में जीविकोपार्जन के लिए दुकान खोल रखा है। जनकपुर से दुकान के सामान के लिए शुक्रवार को जयनगर आया था। मार्केटिंग करते देर रात हो गई, जिस कारण सामान जयनगर में ही किसी दुकान में रखकर अपने रिश्तेदार गांव मुरेट के वार्ड नंबर 1 के मोहम्मद फूलो गदाफ के यहां आकर ठहर गया था। रात्रि विश्राम के बाद अहले सुबह जयनगर के लिए निकला था। वहीं मृतक अमन के बड़े भाई मोहम्मद सलमान ने बताया कि मोहम्मद अली हसन को जयनगर से अहले सुबह ट्रेन पकड़कर जनकपुर जाना था। कैसे क्या घटना घटी है? हम तो नहीं थे, बच्चा गया था तो लड़का उसका दोस्त उसको पहुंचाने के लिए ट्रेन पकड़ाने के लिए नेपाली ट्रेन और रास्ता पर ही हटा है। कहाँ ट्रेन पकड़वाने गए थे? जनकपुर जाना था। वो लड़का कल आया था बाजार करने के लिए मार्केट में, तो उसको रात में ले आया यहाँ घर। जब खाना खाया सोया तो कहा यार हमको सवेर में जाना है वहाँ जनकपुर। मोटरसाइकिल जयनगर का था, जयनगर का मोटरसाइकिल को लोड करके इसको 6 बजे यहाँ से चला है तो रास्ते पर ऐसा हादसा हो गया। मोटरसाइकिल जयनगर का था तो हम बोले कहाँ जा रहा है? ठीक से जाना बेटा, तुमको एक्सीडेंट से ये मोटरसाइकिल पर दिक्कत होता है, तुम ठीक से ठंडा है आस्ते आस्ते जाना और इसको पहुँचा देना, मोटरसाइकिल वहाँ पे जमा कर देना भाई के पास। तुम जल्दी तो हम जल्दी आते हैं। कौन कौन गए थे, उनका नाम? जो लोग गए थे उनका नाम बताइए, कौन कौन गए थे? लड़का का नाम लड़का के नाम की है अमन नद्दाफ है कि अली दोनों की मृत्यु हो गई एक्सीडेंट में। हो गया। आपका कौन था वो? आपका कौन था जिसकी मौत हुई है? वो आपके कौन थे? वो मेरा लड़का था। आपका नाम? अमन नाम था लड़का, मेरा नाम फूल नदाफ। ये तकरीबन 7 बजे घटी है, आपको जयनगर रोड में घटी है, इस्लामपुर के आगे। तो हम लोग को 8 साढ़े 8 में मालूम चला है जैसे से अमन का एक्सीडेंट हो गया है। उस समय ये पता नहीं था कि स्पॉट हुआ है। जब हम लोग पहुंचे हैं तो वहाँ पे जो काफी लोग भीड़ भाड़ था, हम लोग समझ गए ये दुर्घटना नहीं है, ये जो है स्पॉट डेथ है। तो पुलिस सबको देखे हम लोग, तो लाश जाके देखे मायना की तो दोनों का दोनों कहाँ जा रहे थे? अपने भांजा को छोड़ने के लिए। कौन अपने भांजा को छोड़ने आ रहा है? ये अमन नदाफ जो है यहाँ का मुरेट का वो बेटा है और उसका भांजा नेपाल का था। तो नेपाल में ट्रेन में चढ़ाने के लिए सुबह में शायद 8 बजे जाती है, तो ये लोग 7 बजे निकले थे यहाँ से। यानी ट्रेन ड्राइवर था, उसको पता नहीं था रूट का, इसी वजह से वो मिस खा गया। आपका नाम? घर? मुरेट से टोला। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। एक और जहां अवैध नर्सिंग होम को बंद करने को लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार छापेमारी जारी है, वहीं दूसरी तरफ नर्सिंग होम में मौत का खेल लगातार चल रहा है। हम बात कर रहे हैं बाबूबरही थाना क्षेत्र की, जहां बाबूबरही बाजार स्थित आरके मेमोरियल सेंटर से ताजा मामला सामने आया है, जहां 29 नवंबर, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को 3 गर्भवती महिलाएं भर्ती हुई थी। इनमें से 2 का ऑपरेशन के दौरान बच्चों की मौत हो गई, वहीं तीसरी ने एक पुत्र को जन्म दिया। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि पहले पैसे की मांग की गई और इस ऑपरेशन के बाद फिर से पैसे की मांग की गई और पैसा नहीं देने पर मरीजों को बंधक बना लिया गया। हालांकि इसकी सूचना प्रशासन को दी गई। मौके पर पहुंचे प्रशासन ने सेंटर में छापेमारी की, जहां नर्सिंग होम पूरी तरह अवैध पाया गया। नर्सिंग होम को सील कर दिया गया है और तीनों मरीजों को बंधक मुक्त कराया गया है। बाबूबरही प्रखंड अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप से नर्सिंग होम का संचालन खुलेआम हो रहा है, जहां बिचौलियों के द्वारा मरीजों को बहला फुसला कर ले जाया जाता है और ऊंची रकम वसूल की जाती है। इस तरह के नर्सिंग होम में मौत का खेल खेला जा रहा है। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है, जहां अवैध रूप से चला रहे नर्सिंग होम के संचालक व डॉक्टर मिलकर मरीजों को बंधक बनाया था और मरीज के परिजनों से ऊंची रकम की मांग की जा रही थी। मरीज के परिजनों के द्वारा इसकी जानकारी थाना व सीएचसी प्रभारी को दी गई। इसकी जानकारी पर प्रशासन हरकत में आई और बाबूबरही बाजार के हॉस्पिटल रोड में अवैध रूप से चल रहे आरके मेमोरियल सेंटर में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान उस हॉस्पिटल में 3 मरीज पाया गया, जिसे डॉक्टर व संचालक के द्वारा बंधक बनाया गया था। छापेमारी दल में सीओ, थाना अध्यक्ष व सीएचसी प्रभारी थे। 3 मरीज में लदनिया थाना के मिर्जापुर गांव की उषा देवी, लौकहा थाना के बघमरिया गांव की सुंदरी देवी तथा स्थानीय थाना के बाबूबरही नवटोली गांव की सुलेखा देवी है। मुक्त कराए गए मरीजों की हालात नाजुक थी, जिसका इलाज सीएचसी में चल रहा है। हालांकि अब सभी खतरे से बाहर हैं।
वहीं तीनों मरीज गर्भवती थी, जिसमें सोंदई देवी व सुलेखा देवी की बच्चे की मौत हो गई। तीनों मरीज 29 व 30 नवंबर तथा 1 दिसंबर को उस हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। उषा देवी के परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन के समय 25,000 रुपए पर बात थी, लेकिन उनसे 35,000 रुपए ले लिए गए और हॉस्पिटल छोड़ने वक्त में 20,000 रुपए की और मांग की जा रही थी। नहीं देने पर बंधक बना लिया गया। सोंदई देवी के परिजनों ने बताया कि ऑपरेशन के समय 25,000 और 2 यूनिट खून की 40,000 रुपए पहले ही जमा करवा लिया गया। मरीज को छोड़ने के वक्त 1.5 से 2 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। नहीं देने पर बंधक बना लिया गया। हालांकि सभी मरीज पहले सरकारी हॉस्पिटल में शरण लिए थे, लेकिन बिचौलियों के द्वारा उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया, जिसकी तार बाबूबरही से मधुबनी तक जुड़ी हुई है। एएनएम, आशा और टेम्पो चालक की मिलीभगत रहती है। सुलेखा देवी के परिजनों ने बताया कि बाबूबरही से उसे मधुबनी रेफर कर दिया गया था और पुनः बिचौलियों के द्वारा मधुबनी से बाबूबरही स्थित आरके मेमोरियल सेंटर में उसे भर्ती कराया गया, जहां मरीज के परिजनों ने ऊंची रकम वसूल की और मौत का खेल खेलना शुरू किया। इस संबंध में सीएचसी प्रभारी एसएस मेहता ने बताया कि जानकारी होते ही सेंटर पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान मरीजों को मुक्त कराया गया। उस हॉस्पिटल के कमरा में ऑपरेशन के ढेर सारे उपकरण पाए गए, जिससे सील कर दिया गया। सील कमरे का ताला तोड़कर हॉस्पिटल के संचालक व डॉक्टर सभी उपकरण व कागजात निकाल लिए। उस हॉस्पिटल का कोई वैध रजिस्ट्रेशन नहीं है। इस संबंध में स्थानीय थाना में आरके मेमोरियल हॉस्पिटल के संचालक तथा डॉक्टर सुपौल जिला के मड़ौना थाना के बेरिया गांव के अच्छे लाल चौपाल के पुत्र भोगेंद्र चौपाल तथा बाबूबरही थाना के मुरादी गांव के स्वर्गीय नवाब यादव के पुत्र छोटे यादव उर्फ अलखदेव नारायण यादव के विरुद्ध प्राथमिकी हेतु आवेदन दिया गया है। हालांकि आवेदन की कॉपी सीएस, एसपी, सदर एसडीओ व एसडीपीओ को भी भेजा गया है। हाँ, सब हॉस्पिटल में लिखी सब है। 29 तारीख हम हॉस्पिटल एलिए एठिमा फर्स्ट पहले घर से जब निकलिए तो 8:30 बजे रात में आइए से 12 बजे रात में एगो टेम्पू वाला रहे, आशा रहे, तो यह देखल के कहल के जो टेम्पू वाला जे लो चलू हम बढ़िया हॉस्पिटल लो जाए यहाँ के। वो टेम्पू वाला लो जाकर वही हॉस्पिटल में दिल के एकरा पेट देखल के कहल के बच्चा करोस है, पेट खोलवा पड़ा। कौन हॉस्पिटल में? आरके में कहल के जे बच्चा बोलू करो से पेट खोलबा पड़ा। तब कहलिए जे सर प्रयास करियो कि भ जेते तो नॉर्मल भइए जेते। तो 2 सुइया लगेलक आ ओके लगेला के बाद मतलब कुछो 19-20 नहीं भेले आ कहे जे नहीं 5 दिन राखब तैयो खोलाबे पड़त आ चाहे 10 दिन राखू, 5 दिन राखू आ 4 दिन राखू, खोलाबे पड़त। तो हर 4 बजे भोर तखनी से कहले जे पेशेंट के किया तो कहले जे खोला दियो, भीड़े भारी ला नहीं जा देखे ला एको बाजी नहीं जा। तब से वो की कहे कह गेले तो दाम कहके खोलना के कहलिए कते लेबे तो 25,000 और पूरा क्लियर नहीं कहके जे एना एना कर 25,000 में हम कहले जब तक टाका करते तब तक दिन के 25,000 रुपया ओकर हेते। तो हम रेज कर पेट खोलवा दिलिए। निजे हिसाब सुनुल के की कहे छे टाका जहिया करते तहिया 35,000 के 35,000 रुपया भर दिन नहीं दिलिए पैसा तो भर दिन नहीं कटल। परसू साँझ में पैसा ओकरा पेमेंट के लिए तो परसू 9 बजे रात में टाका काटि देलकै। कल हमरा छुट्टी होय के बारी एले तो की कहे छे कहल के जे आबे लगलिए सब कुछ टेम्पू मंगा के टेम्पू में कपड़ा लत्ता सब कुछ सेट लिए। बच्चा के पेशेंट के लोग गेलिए कि देखियो सर मतलब पेशेंट के देखियो, बच्चा के देखियो। कल के हमरा पैसा बाकी है, हमरा पैसा देव तो छुट्टी देव, नहीं देव पैसा तो नहीं देव छुट्टी। तो कते पैसा बाकी है तो 20,000 रुपया छुट्टी है तो पैसा है तो दिया नहीं है तो तैयो हम सब एने के अपन ई केल गेली मतलब अब जे होय से बजे एकरा ई दू छले एकरा सब संगे अथी कहे छले। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। शनिवार को थाना दिवस के अवसर पर मधवापुर थाना परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहां भूमि विवाद संबंधित मामलों की सुनवाई हुई। इस दौरान मात्र एक मामले पर सुनवाई हुई, जिसका निष्पादन भी नहीं हो सका। अगली तारीख मुकर्रर की गई। मधवापुर थाना पर भूमि विवाद निराकरण के लिए लगाई गई जनता दरबार में मात्र एक शिकायत की सुनवाई हुई। मामला का निष्पादन नहीं हो पाया। कार्यक्रम में मौजूद सीओ रामकुमार पासवान ने बताया कि दोनों पक्ष के लोगों को सबूत के तौर पर आवश्यक कागजात अगली तारीख पर पेश करने की नोटिस दी गई है।
कार्यक्रम में सीओ के अलावा थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल व राजस्व कर्मचारी अशोक कुमार के साथ वादी और प्रतिवादी पक्ष के लोग मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रेलवे स्टेशन परिसर में लूट की नाकाम कोशिश होने पर नकाबपोश अपराधियों ने मुद्रा एक्सचेंज व्यापारी को गोली मारकर जख्मी कर दिया। गौरतलब है कि मुद्रा एक्सचेंज व्यापारी वीरेंद्र महतो हर रोज की तरह सुबह रेलवे स्टेशन परिसर पहुंचे, जहां 3 नकाबपोश अपराधी बाइक पर सवार होकर पहुंचे और उनसे रुपयों भरा बैग छीनने लगा, जहां नाकाम कोशिश होने पर और लोगों की भीड़ इकट्ठा होने पर गोली चला दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। जयनगर थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन परिसर में शनिवार की अहले सुबह नकाबपोश बाइक सवार अपराधियों ने मुद्रा एक्सचेंज व्यवसायी से रुपया लूटने की कोशिश नाकाम होने पर गोली मार दी। इस दौरान युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने युवक की हालत गंभीर देखते हुए डीएमसीएच रेफर कर दिया। घायल युवक की पहचान थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 कमला रोड निवासी 40 वर्षीय वीरेंद्र महतो पिता हरि महतो के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही समस्तीपुर रेल डीएसपी अतुल दत्ता ने जयनगर पहुंचकर घटना के संबंध में थानाध्यक्ष मनोज कुमार एवं आरपीएफ प्रभारी रमेश कुमार के साथ बातचीत कर स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। रेल डीएसपी ने रेलवे परिसर में संचालित स्टैंड कर्मियों से बारी बारी से पूछताछ की है। उन्होंने कहा कि पुलिस अनुसंधान में जुट गई है, जल्द ही अपराधी पुलिस के गिरफ्त में होंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल युवक मनी एक्सचेंज व्यापारी रोज की तरह आज सुबह करीब 5:30 बजे कारोबार के लिए जयनगर रेलवे स्टेशन परिसर आया। इसी क्रम में एक बाइक पर सवार 3 नकाबपोश अपराधियों ने पिस्तौल के बल पर रुपया भरा बैग लूटने का प्रयास किया। मनी एक्सचेंज कर्मी और अपराधियों के बीच काफी नोकझोंक होने के दौरान अपराधियों को रुपया भरा बैग हाथ नहीं लगा। बैग पांव में फंसा होने के कारण अपराधियों का लूट का प्रयास असफल रहा। अपराधियों और मनी एक्सचेंज कर्मी के बीच नोकझोंक को देख स्टेशन परिसर में यत्र तत्र घूम रहे लोगों को एकत्रित देख अपराधी ने वीरेंद्र महतो को गोली मार फरार हो गया। हालांकि जानकारी के अनुसार घायल युवक खतरे से बाहर बताया जा रहा है। अभी बाद में बात है, थोड़ा होने तो दीजिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, बैठे थे, कौन मोटरसाइकिल से आया है और हमें मालूम भी नहीं पड़ा कि गोली मारा है। बाद में देखे हाथ में ब्लड आया ना, तभी लगा कि गोली लगा है। 3 आदमी जयनगर स्टेशन में। नहीं कभी कुछ नहीं। हाँ, क्या हुआ था? वो हम आईजीएमसी का काम करते हैं ना, बैठे थे दुकान पे, आया है, बैग उठाया है, बैग पाँव में फंसा हुआ था, बैग छीन नहीं पाया। वैसे वो बढ़ते गया, बैग से ही आया, बैग उठाया, निकल गया, मगर वो बैग तो पाँव से फंसा हुआ था, नहीं ले पाया। वो वैसे ही गोली चलाया है, मालूम पड़ा। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र महतो। घर कहाँ है? जयनगर कमला रोड। थाना जयनगर, जिला मधुबनी। वीरेंद्र महतो है, उन्हीं को गोली मारा गया है। अभी इंजर्ड है, हॉस्पिटल में भेजा गया है। इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जल्दी ही सब पकड़े जाएंगे। और सीसीटीवी फुटेज अभी बहुत धुंधला दिखाई पड़ रहा है। सुबह 72 रहने के कारण काफ़ी धुंधला पिक्चर है। उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कुछ तथ्यों पर, तो जल्द ही सारे अपराधी पकड़े जाएंगे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल
रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ता, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार,
हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। बस्ती प्रखंड के पतौना पुलिस ने ओपी क्षेत्र के रुपौली गांव के 3 घरों में कुर्की जब्ती का इश्तेहार चिपकाया। गौरतलब है कि तीनों फरार अभियुक्तों के घर इश्तेहार चिपकाया गया है। बिस्वी प्रखंड अंतर्गत पतौना पुलिस ने ओपी क्षेत्र के रुपौली गांव निवासी मोहन झा, कृष्णा झा तथा आशीष झा के घर के दीवार पर इश्तेहार चिपकाया है, जिसमें लिखा है कि अभियुक्त अगर जल्द से जल्द न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होगा तो उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। पतौना ओपी के एएसआई राजेश कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि फरार चल रहे इन तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में मारपीट सहित अन्य आरोप का मामला चल रहा है और वह काफी समय से फरार चल रहा है, जिसके विरुद्ध न्यायालय से इश्तेहार चिपकाने का आदेश निर्गत हुआ है। उसी आलोक में इश्तेहार चिपकाया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस एवं मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय के स्थापना दिवस पर कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि इस दौरान जिला मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय के जिलाध्यक्ष पवन राउत के नेतृत्व में स्टेशन परिसर में गरीब व निसहाय लोगों के बीच कंबल बांटे गए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस एवं मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय के स्थापना दिवस के अवसर पर मधुबनी जिला मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय के जिलाध्यक्ष पवन कुमार राउत के नेतृत्व में मधुबनी रेलवे स्टेशन परिसर में गरीब एवं असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मौके पर जिलाध्यक्ष पवन कुमार राउत ने कहा कि मधुबनी जिला में हमेशा मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य हर प्रकार के लोगों को मानवाधिकार की रक्षा करना एवं उसे बढ़ावा देना प्रमुखता रहा है। उन्होंने विश्वास दिलाते हुए कहा कि मानवाधिकार के संरक्षण के लिए हर समय मानवाधिकार के सदस्य हमेशा प्रयासरत रहा है। कोरोना काल में भी गरीब एवं निसहाय लोगों के बीच हर संभव योगदान दिया गया है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि हर सक्षम व्यक्ति को गरीब एवं निसहाय लोगों के बीच सेवा भाव से समर्पित होकर योगदान करना चाहिए। आज के इस दौर में मानव सेवा सर्वोत्तम माना गया है। कार्यक्रम में मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय के सदस्यगण ध्रुव प्रसाद, अशोक झा, बासुकीनाथ, बैजनाथ प्रसाद, मंटू प्रसाद चौधरी, रमेश चौधरी, पवन कारक, भोला कुमार, मीनू ठाकुर, दीपक पांडे समेत कई सदस्य उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। पतौना ओपी पुलिस के द्वारा सीओ श्रीकांत सिन्हा की मौजूदगी में विभिन्न 17 कांडों से जब्त शराब का विनिष्टीकरण किया गया। इस दौरान 126 लीटर नेपाली व 13 लीटर अंग्रेजी शराब विनिष्ट किए गए। पतौना ओपी पुलिस के द्वारा कुल 17 कांडों में जब्त किए गए नेपाली तथा अंग्रेजी शराब का विनिष्टीकरण मजिस्ट्रेट सह सीओ श्रीकांत सिन्हा की मौजूदगी में बिस्फी के पतौना ओपी परिसर में गड्ढा खोदकर किया गया। जानकारी देते हुए सीओ श्रीकांत सिन्हा ने बताया कि विनिष्ट किए गए शराब में 126 लीटर नेपाली देसी तथा 13 लीटर अंग्रेजी शराब शामिल था। मौके पर ओपी अध्यक्ष एएसआई राजेश कुमार शर्मा सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी आईसीडीएस के द्वारा विश्व मानवाधिकार दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस दौरान मानवाधिकार से जुड़े संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। विश्व मानवाधिकार दिवस पर आईसीडीएस के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मनुष्य के जन्म से ही अधिकार दिया गया है। इस अधिकार को पाने में जाति, लिंग, धर्म, भाषा, रंग और राष्ट्र कार्य नहीं आते हैं, इन सभी की जानकारी दी गई। इस दौरान बताया गया कि मानवाधिकार के मूलभूत अधिकार हैं, जिसमें मनुष्य को नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं, बस आप लोगों को करके दिखाना है ना। सभी बच्चियां पढ़ेंगी, सभी बच्चियां अच्छे से रहेंगी, तो बेटियां वो कर सकती हैं जो बेटा भी नहीं कर पाते हैं। घर बाहर दोनों संभाल लेती हैं बेटियां, है ना। तो आप लोगों को आगे बढ़ना है और हिंसा का, किसी भी तरह के हिंसा का, मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द,
बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। जयनगर प्रखंड के देवधा दक्षिणी पंचायत के उसराही गांव में कमला शाखा नहर उराही के कारण खेत जाने का रास्ता अवरुद्ध हो गया है, जिससे आक्रोशित किसान ने समाजसेवी ब्रजकिशोर यादव के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन जन आंदोलन का आगाज किया है। जयनगर प्रखंड के देवधा दक्षिणी पंचायत के उसराही गांव स्थित कमला शाखा नहर उगाही के कारण खेत जाने का आवागमन वाले रास्ता का अवरुद्ध हो जाने के कारण शनिवार को समाजसेवी ब्रजकिशोर यादव के नेतृत्व में दर्जनों किसानों ने उसराही गांव स्थित नहर पर अनिश्चितकालीन जन आंदोलन का आगाज किया है। जन आंदोलन स्थल पर मौजूद किसानों ने जल संसाधन विभाग और स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसराही गांव के दर्जनों किसानों का खेती योग्य भूमि कमला शाखा नहर के उत्तर दिशा की ओर है। इन दिनों विभाग के द्वारा नहर उगाही कार्य कराया जा रहा है, जिस कारण खेत तक नहर के माध्यम जाने वाला रास्ता अवरुद्ध हो गया है, जिसमें किसान अपनी खेत से फसल नहीं उपजा पा रहे हैं। इधर समाजसेवी ब्रजकिशोर यादव ने बताया कि उसराही गांव के दर्जनों किसानों का खेती योग्य भूमि उत्तर दिशा की ओर है। नहर पर पुल निर्माण के लिए किसानों के द्वारा कमला प्रमंडल व स्थानीय प्रशासन को पत्र मांग किया जा चुका है, लेकिन नतीजा असफल रहा। उन्होंने कहा कि कमला नहर प्रमंडल के द्वारा इन दिनों नहर की खुदाई की जा रही है, लेकिन सरकार का कृषि और सिंचाई पर ध्यान नहीं है। खेतों में पानी कैसे पहुंचे, इस दिशा में सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। सिंचाई व खेत नहर के उत्तर में है। खेतों में किसान खेती के लिए आखिर कैसे जाएंगे? उसके लिए सरकार और सिंचाई विभाग द्वारा उस नहर पर पुल का निर्माण अविलंब कराए, ताकि किसान अपने खेतों में खेती के लिए आसानी से जा सके। नहर पर पुल निर्माण को लेकर जन आंदोलन का आगाज करते हुए विभागीय अधिकारियों से बात की। उन्होंने कहा है कि जब तक कोई फैसला नहीं होता, तब तक नहर खुदाई कार्य ग्रामीणों के सहयोग से बाधित किया गया है। धरना स्थल पर प्रमुख प्रतिनिधि विपिन गोहीवार, जामुन चौधरी, कृपाल मुखिया, महेंद्र यादव, उपेंद्र भंडारी समेत कई लोग मौजूद थे। किसान का मांग पूरा करना होगा, किसान का मांग पूरा करना होगा, सिंचाई का व्यवस्था करना होगा। मुखिया जी, क्या मामला है? मामला ये है कि इस गांव का उसराही का पूरा निकासी जो किसान है, उनका सबसे ज्यादा खेती नहर के उत्तर सीमांकन में होता है, जिसे बीच में नहर के लिए इन लोगों ने कई बार और हम लोगों ने भी प्रयास किया और इनका कई आवेदन सरकार के यहाँ हम लोगों ने दिया, लेकिन आज तक सरकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दूसरी बात, नहर की खुदाई तो हो रही है, लेकिन सिंचाई कैसे होगा किसान का, इस पर कोई ध्यान नहीं है सरकार का। तो हमें सिंचाई और हमारा जो उत्तर नहर से उत्तर जो हमारा खेत है, उसका हम कैसे जाएंगे, उसके आवागमन के लिए पुल की व्यवस्था होनी चाहिए। आज इसका हम लोगों ने निश्चित रूप से मेमोरेंडम सरकार को दे दिया है और हम आज से जन आंदोलन की भी आगाज करते हैं मीडिया के माध्यम से कि अभी हम लोग एग्जीक्यूटिव साहब से बात करेंगे। सारे लोग, जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक सरकार के द्वारा जो भी जेसीबी यहाँ चल रहा है, सारे कार्य को बाधित किया जाएगा और हम लोग तब तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक सरकार के द्वारा हम लोगों की यातायात की सुविधा नहीं की जाए। इनकलाब जिंदाबाद। उसराही का पूरा निकासी जो किसान है, उनका सबसे ज्यादा खेती नहर के उत्तर सीमांकन में होता है, जिसे बीच में नहर के लिए इन लोगों ने कई बार और हम लोगों ने भी प्रयास किया और इनका कई आवेदन सरकार के यहाँ हम लोगों ने दिया, लेकिन आज तक सरकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दूसरी बात, नहर की खुदाई तो हो रही है, लेकिन सिंचाई कैसे होगा किसान का, इस पर कोई ध्यान नहीं है सरकार का। तो हमें सिंचाई और हमारा जो
उत्तर नहर से उत्तर जो हमारा खेत है उसका हम कैसे जाएंगे, उसके आवागमन के लिए पुल की व्यवस्था होनी चाहिए। आज इसका हम लोगों ने निश्चित रूप से मेमोरेंडम सरकार को दे दिया है और हम आज से जन आंदोलन की भी आगाज करते हैं मीडिया के माध्यम से कि अभी हम लोग एग्जीक्यूटिव साहब से बात करेंगे। सारे लोग जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक सरकार के द्वारा जो भी जेसीबी यहाँ चल रहा है सारे कार्य को बाधित किया जाएगा और हम लोग तब तक। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मिथिला कला विकास समिति के द्वारा विद्या ज्ञान में प्रवेश के लिए जिला भर के बच्चों का प्रवेश परीक्षा का आयोजन मधुबनी ट्रिनिटी स्कूल में लिया गया। गौरतलब है कि इस परीक्षा में सफल हुए छात्र छात्राओं को कक्षा 6 से 12वीं तक की पढ़ाई निःशुल्क कराई जाएगी। मधुबनी जिला भर से आए कई सरकारी व निजी विद्यालयों के परीक्षार्थियों ने रहिका प्रखंड क्षेत्र के कपिलेश्वर स्थान तिलिया पोखर के समीप स्थित ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल में विद्या ज्ञान में प्रवेश के प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। मिथिला कला विकास समिति द्वारा आयोजित इस प्रवेश परीक्षा में 250 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। गौरतलब है कि यह प्रवेश परीक्षा देश के प्रसिद्ध संस्था सिवनाउर फाउंडेशन HCCL के तत्वाधान में संचालित किया गया। आयोजक मिथिला कला विकास समिति के सचिव मनोज कुमार झा ने बताया कि यह प्रवेश परीक्षा प्रतिभाशाली बच्चों की खोज है जो बच्चों की सीखने को प्रभावी बनाता है। यह विभिन्न विद्यालयों और समुदायों के लिए एक अवसर है जो कि नई सीख और खोज की ओर अग्रसर है। विद्या ज्ञान में प्रवेश करने पर बच्चों को वर्ग 6 से 12वीं तक निःशुल्क में आवासीय विद्यालय में पढ़ने का मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि मधुबनी, दरभंगा एवं समस्तीपुर के बच्चों के कैरियर के लिए यह बहुत बड़ा मौका है। प्रवेश परीक्षा का आयोजन सीसीटीवी कैमरे के सामने कदाचार मुक्त वातावरण में लिया गया। इसे लेकर बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। अभिभावक भी काफी उत्साहित रहे। विद्या ज्ञान में प्रवेश के लिए यह प्रतियोगिता परीक्षा प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक राजेंद्र झा द्वारा अभिभावकों एवं बच्चों का अभिवादन किया गया। उन्होंने बताया कि विद्या ज्ञान में प्रवेश के लिए बच्चों के लिए यह महत्वपूर्ण परीक्षा है। इसमें 12वीं तक बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई कराई जाएगी। वैसे अभिभावक जो राशि के अभाव में बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाते हैं, उनके लिए यह प्रवेश परीक्षा अमृत योग्य है। प्रवेश परीक्षा के आयोजन में संस्था के कोऑर्डिनेटर विकास कुमार, भोगेंद्र ठाकुर, मुकुंद कुमार, गणेश दास, बृहस्पति सदाय, संदीप समेत कई कार्यकर्ता की सराहनीय भूमिका देखने को मिली। और कुछ प्राइवेट स्कूल हैं, कुछ ट्यूशन सेंटर हैं जिन्होंने अपने बच्चे को इसमें पार्टिसिपेट कराया है। उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज बिहार सरकार का भी प्रोग्राम है और कुछ न्यूज़ ग्रुप का भी प्रोग्राम है। उसके बावजूद लगभग 250 बच्चे यहाँ अपीयर हुए हैं इस परीक्षा में। इस परीक्षा में खासियत यह है जो इसमें किसी भी तरह का कोई आरक्षण नहीं है, बिना आरक्षण का है। सिर्फ टैलेंट बेस पर जो बच्चे हमारे यहाँ पास कर जाते हैं, 5वीं ये परीक्षा पास कर जाएंगे, उनके नामांकन 6ठी क्लास में होना है। और उनके लिए रहने, खाने, पीने, पढ़ाई लिखाई सारी व्यवस्थाएं जो है संस्था के द्वारा किया जा रहा है। यह पिछले वर्ष भी हुआ था जिसमें यहाँ से कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए थे जो आज पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोगों का प्रयास है, एक जागरूकता है जो यहाँ के बच्चे जो है आगे बढ़ चढ़ कर बहुत हिस्सा बने और बहुत अच्छे लेवल पे जाएं और अच्छे एजुकेशन प्राप्त करें। जो गरीबी में हैं उनके लिए ये सुनहरा अवसर होता है जो इस मौके का फ़ायदा उठाएं और परीक्षा पास करके अपना पढ़ाई लिखाई में सहयोग प्राप्त करते रहें संस्था के द्वारा। इसमें मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर 3 जगह मिथिला कला विकास समिति के द्वारा एक परीक्षा लिया जा रहा है। पिछले साल की भांति इस बार भी मनोज जी के द्वारा, जो कि मिथिला कला विकास समिति के सचिव भी हैं, उनके द्वारा एक शिवनादर फाउंडेशन का एक परीक्षा है जिसमें जो बच्चे सफल होंगे उन्हें विद्या ज्ञान विद्यालय में एडमिशन मिलेगा। इस परीक्षा का विशेषता यह है कि इसमें जो बच्चे आज 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, वे बच्चे यदि इसमें सफल होंगे तो उन्हें शिवनादर फाउंडेशन के द्वारा
जो चलाया जा रहा सीबीएसई स्कूल्स है वहां उनका नामांकन होगा। खासियत यह है कि इसमें वैसे ही बच्चे भाग ले सकते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है बच्चों को जहां उनमें जो क्षमता है उस क्षमता को वो प्रदर्शित भी कर सकते हैं और एक अच्छे विद्यालय में उनका नामांकन होगा। हमें खुशी इस बात की है कि मिथिला कला विकास समिति के द्वारा बहुत जोर शोर से लोगों के बीच में जागरूकता अभियान चलाया गया इसके प्रति, ताकि लोग इस परीक्षा के बारे में भी जान सकें। आज बहुत सारे सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय के बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने आशीर्वाद यात्रा के दौरान चित्रगुप्त कॉलोनी के वार्ड नंबर 22 व 23 व नगर निगम क्षेत्र के हेड पोस्ट ऑफिस रोड स्थित बीना कुंज कॉलोनी में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान गली मोहल्लों में पहुंचकर उन्होंने लाइट व सड़क का जायजा लिया। इसके साथ ही उपस्थित लोगों से मुलाकात की, उन्हें मधुबनी के सर्वांगीण विकास को लेकर अपने विजन से अवगत कराया। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय आशीर्वाद यात्रा के दौरान नगर निगम क्षेत्र के हेड पोस्ट ऑफिस समीप बीना कुंज कॉलोनी के वार्ड नंबर 11 पहुंचे। इस दौरान स्थानीय जनता से मुलाकात कर जनसंपर्क अभियान चलाया। इसी के साथ वह चित्रगुप्त कॉलोनी के वार्ड नंबर 22 व 23 में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि शहर के हर गली मोहल्ले व चौक चौराहों पर लाइट की उचित व्यवस्था की जाएगी। साथ ही जिन मोहल्लों में सड़क जर्जर है व नाला नहीं है, वहां नाला व सड़क की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। उन्होंने कहा है कि अब वह दिन दूर नहीं जब मधुबनी नगर निगम क्षेत्र राज्य के लिए मॉडल शहर बनेगा। उन्होंने बताया कि शहर का सर्वांगीण विकास ही उनके जीवन का उद्देश्य है। इस दौरान उनके साथ अरुण चौधरी, उमेश प्रसाद गुप्ता, विकास कुमार, सुधीर चौधरी, आयुष सिंह, हरिनारायण, अजय कुमार सिंह, कन्हैया मिश्र, मोहन चौधरी समेत कई लोग मौजूद थे। भूषण झा जी, क्या देखना चाह रहे हैं? ये मिथिला की नगरी में ये मेयर पर हम अरुण बाबू को काबिज होना देखना चाहते हैं। यही हमारी इच्छा है और ये हम मां जानकी से आशीर्वाद मांगते हैं इस मधुबनी जिला के मेयर अरुण बाबू बने। ये आप लोग का मतलब पूरा सपोर्ट है, दिल से, वोट से, हर चीज से अरुण बाबू जो है सो सबसे ऊपर रहेंगे और सबसे आगे जीतेंगे। उतना मुन्ना सिंह हुआ। मैं पहले लग रहा है आगे जो चुनाव होने वाला है, कैसा आप लोग मेयर चाहते हैं? हम लोग तो चाहते हैं बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत समाज सेवी आदमी हैं और इनको होने से यहाँ का प्रगतिशील होगा, शहर का सारा चीज होगा। क्या लग रहा है कि मतलब काम करेंगे अगर आते हैं? हाँ, विश्वास है कि काम करेंगे। विश्वास है आप लोग का पूरा सपोर्ट रहेगा? हाँ, सपोर्ट। नाम हाँ, श्री अरुण राय हैं, उन्हीं को हम लोग मदद करें। आप लोग पूरा सपोर्ट? हाँ, पूरा। क्या लग रहा है आगे जो चुनाव होने वाला है मधुबनी में नगर निगम मेयर का, कैसा मेयर आप लोग चाह रहे हैं? क्या क्वालिटी देखना चाह रहे हैं? तो मेयर चाह रहे हैं कि जो विकास कर सके, एनर्जेटिक हो, सरकारी फंड का सदुपयोग करे, वैसे ही लोगों को चाह रहे हैं। जी, ऐसा कोई आप लोग की नजर में है जिनको लगता है कि नहीं ये सब क्वालिटी है उनमें और अगर आते हैं इस पद पे तो अच्छा काम होगा? तो बहुत उम्मीदवार तो बहुत है, इस बार बहुत ज्यादा लोगों को देख रहे हैं कि मेयर पद के लिए लगे हो, लेकिन अरुण जी को बहुत दिन से करीब हमको लगता है साल भर पहले से ये प्रयास कर रहे हैं और ये एनर्जेटिक भी हैं, तो थोड़ा हमको लगता है कि विकास कर पाएंगे। लग रहा है कर पाएंगे। आप लोग उम्मीद रखते हैं? उम्मीद रखते हैं। माजमा आपने देखा ही इनके साथ कितने लोग हैं, नौजवानों का समर्थन है, तो ऐसे में श्वेताब कुमार तो श्वेताब जी, अगर अहाँ के बात कल जाए 23 नंबर वार्ड में तो बहुप्रतिष्ठित समस्या 23 नंबर वार्ड के की छै? जी से वार्ड के छै साफ सफाई आ ई नाला जे छै अथी वाटसन कैनाल, किंग्स कैनाल, एकर सफाई जे एरिया में पानी जे लागे छै ओकर निदान भ जाए तो मतलब कहबा के मतलब भेलै अगर पहिल समस्या देखल जाए तो 23 नंबर वार्ड जे छै ओहिमे
साफ सफाई के समस्या जल जमाव के और ओई के लक तकर बाद सर क्या लोग ठार छथि मेयर कैंडिडेट में अहाँ किनका प्राथमिकता में रखने छियै? जी हम सब प्राथमिकता में रखने छियै अरुण राय के जे एक तो नगर परिषद से पूर्व से जुड़ल छथिन और हुनका ई समस्या सबके पता छै, तो हमरा सबके हिसाब से ई समस्या के निदान हुनका सब भ जेतन, कियाकि वो जानकारी छन हुनका ई समस्या के, और हम सब उम्मीदो करबै निदान करथिन। तो मतलब अगर बात कल जाए हुनका में प्राथमिकता, तो हुनका में की प्राथमिकता दै छियनि जे अहाँ के कैंडिडेट छथि हुनका में? जी मधुबनी के छथिन जुड़ल, मधुबनी के नगर परिषद से पूर्व से जुड़ल छथिन और एतऽ के स्थानीय छथिन और हमेशा से कार्य करैत एलखिन हैं। तो देखिए ना आगे संजय सिंह, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और विगत 30 वर्षों से इस पेशे में हूँ। जी आगे जो चुनाव होने वाला है, कैसा आप लोग आगे चाह रहे हैं कि मेयर आए और क्या सब काम देखना चाह रहे हैं? आगे जो चुनाव होने वाला है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मधुबनी का, उसमें हम लोग चाहते हैं कि ईमानदार, कर्मठ, सुयोग्य और काम करने वाला व्यक्ति आना चाहिए। और अभी तक जिन लोगों का नाम मैंने सुना है कि उम्मीदवार होने वाले हैं, उसमें अरुण राय जी सबसे सुयोग्य, कर्मठ और समाजसेवी व्यक्ति हैं। इनका वैसे भी मेयर रहें या न रहें, ये हमेशा समाज की सेवा करते रहें। मधुबनी के लिए जो इन्होंने किया है, हमारी जितनी जानकारी है, विगत 30 वर्षों से मैं इनको जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, इनसे ज्यादा कर्मठ और काम करने वाला कोई उम्मीदवार का नाम मैं नहीं सुना हूं और इनसे पूरी उम्मीद है और इनका समाज सेवा में बहुत योगदान रहता है। ये यदि मधुबनी के मेयर होते हैं तो ये मधुबनी का भाग्य होगा और मधुबनी का विकास होना तय है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, कहीं कोई संशय नहीं है। और इनका जीत भी जो हम देख रहे हैं और जो जनता के बीच उत्साह है, उससे बिल्कुल स्पष्ट प्रतीत होता है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सह मधुबनी के नगर विधायक समीर कुमार महासेठ के साथ मधुबनी दिन न्यूज खबरें आप तक के संवाददाता अखलाक सिद्दीकी ने बातचीत की। बातचीत के दरमियान मंत्री ने बताया कि जल्द ही बिहार भर में उद्योग का जाल बिछेगा और भारी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने इथेनॉल फैक्ट्री लगाने को लेकर भी खुलकर बात की। साथ ही कहा कि मधुबनी में चीनी मिल खोला जाएगा, किसानों को गन्ना उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही डिप्टी सीएम सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव से मिलकर मधुबनी सदर अस्पताल में बंद पड़े आईसीयू डिपार्टमेंट को भी चालू करवाया जाएगा। नमस्कार, डेन न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं बातचीत करने के लिए, जो मधुबनी नगर के विधायक हैं और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री हैं समीर कुमार महासेठ। उद्योग से लेकर के मधुबनी के विकास तक पर हम इनसे बात करेंगे। आइए हम जानते हैं, मंत्री बिहार सरकार के हैं समीर कुमार महासेठ, उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले डेन न्यूज में आपका स्वागत है। डेन न्यूज के सभी हमारे सुनने वाले और अखलाक भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए हैं इंटरव्यू के लिए। हमें भी अपेक्षा था आपसे मिलने का, बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं। सबसे पहला मेरा सवाल है, चूंकि 4 महीने में सरकार बदली है, विगत 4 महीनों से आप बिहार सरकार के एक अहम मंत्रालय में हैं। उद्योग एक ऐसा मामला है जो मिथिलांचल क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है, बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र थे। जितनी शोर शराबा पहले की सरकार में थी उद्योग को लेकर के, अभी साइलेंट है। क्या साइलेंट के हिसाब से आप काम कर रहे हैं या उस समय कुछ ज्यादा ही शोर शराबा था? निश्चित तौर पे शोर शराबा करना कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि एग्जीक्यूशन वर्क कितना हो रहा है। और इस मामले में मेरा डिपार्टमेंट चपरासी से लेकर के मंत्री तक हर एक लोग लगे हुए हैं कि जो आधारभूत संरचना को इम्प्रूव करते हुए, एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करते हुए उद्योग को उस लक्ष्य की प्राप्ति करें ताकि रोजी रोजगार के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, सारे इंडस्ट्रियल एरिया के डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो
और आने वाले ट्रेनिंग कैंप के माध्यम से हो। हम उम्मीद करते हैं कि बिहार को एक नई दिशा देने में मार्च तक में एक लोग कहेंगे कि हर एक जिला समीर महासेठ जा रहे हैं जहां पुराने कोई भी मंत्री रहे हों, 10 भी शायद शिलान्यास या उद्घाटन नहीं कर पाए होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सैकड़ों में हर एक जिले में शिलान्यास भी होगा और लोग उद्योग धंधा लगाएंगे और रोजी रोजगार भी देंगे। ये हमारा बनावट है। लोहट चीनी मिल में इथेनॉल फैक्ट्री लगाने की बात हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां से स्क्रैप बेचा जा रहा है या सरकार बेच रही है, और लोहट चीनी मिल चालू करने की भी एक और मांग है कुछ संगठनों का, और सरकार कह रही है कि हम इथेनॉल कंपनी वहां एस्टेब्लिश करेंगे जिससे रोजगार का एक सृजन होगा और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या है हकीकत इसका? सच्चाई बात है कि वो केन डिपार्टमेंट अलग है, उद्योग विभाग अलग है। वो केन डिपार्टमेंट का मामला था जो आपने बताया, लेकिन चूंकि हम विधायक हैं तो सारा मामला मेरा ही है। और पूर्व की सरकार का जो निर्णय था कि वहां पर जमीन का हस्तांतरण उद्योग विभाग को किया गया और केन डिपार्टमेंट के द्वारा निश्चित तौर पे जो भी स्क्रैप है उसको बेचने का प्लानिंग किया गया। जब प्लानिंग हुई तो उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। हमसे रिलेटेड इतना ही आया क्षेत्र के लिए, क्योंकि पूरे बिहार में ऐसे 9 जगह हैं अलग अलग जिलों में जहां पे जो जमीन है उसका सरकार के द्वारा हस्तांतरण किया गया, क्योंकि सरकार उन जगहों पे उद्योग लगाने में अपने आप को ये फील किया कि जो पुराना इतिहास रहा है उसके हिसाब से कोई अगर उद्योगपति आते हैं तो उन्हें ये ऑफर मिले करें, लेकिन सरकार नहीं चलाएगी। तो एक कटु सत्य है कि सरकार अगर चलाई और प्रॉफिट नहीं होता है तो नेचुरल है कि लोगों को लगता है कि लॉस में कितने दिनों तक चलाया जाए। और ये केवल इस डिपार्टमेंट के लिए नहीं, हर एक डिपार्टमेंट में ये है कि प्रॉफिट ओरिएंटेड भी होना चाहिए। निश्चित तौर पे बिहार वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर में उन चीज़ों का वेलफेयर से लोग रिलेटेड करते हैं। तो एग्रो बेस्ड जो भी है, अगर जो मूल्य आधारित अगर सरकार जो मूल्य निर्धारण करती है उसके हिसाब से किसान को अपने मूल्य पर नहीं, सरकार के उन मूल्यों पर ईंख देना पड़ता है फैक्ट्री को। यहाँ पर इथेनॉल पॉलिसी 2007 में ही बिहार में आया, जबकि भारत सरकार 2021 में लागू किया। और एथेनॉल पॉलिसी हमारे भारत सरकार के आने के बाद बिहार को जो कोटा मिला उसमें सारे लोग जो हमारे यहाँ एथेनॉल लगाने का प्रयास कर रहे हैं उसमें लगभग जो सिलेक्शन विधि था उसके हिसाब से 17 या 18 लोगों को एथेनॉल स्थापित करने के लिए दिया गया। चूंकि 100 करोड़ से ऊपर ये स्थापना में लगता है, लगभग 150 करोड़ तक लगेगा। तो फुल कैपेसिटी आने के लिए जहां जहां उद्योग में एथेनॉल इंडस्ट्रीज आ रही है वहां पे निकट भविष्य में मार्च तक में 50% से ज़्यादा एथेनॉल का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और जहां अभी शिलान्यास नहीं हुआ है, लोहट का मामला है जो पुराने एथेनॉल के लिए जिन्हों को दिया गया था वो अपना असमर्थता जाहिर किए कि अब हम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है न तो चीनी मिल होगा जल्द से जल्द, न एथेनॉल होगा। तो मेरा मानना था कि जल्द से जल्द एथेनॉल पॉलिसी के आधार पे किन्हीं को दिया जाए। उसमें एक लोहट भी दिया गया। हमारे पास 2 चीनी मिल का अभी भी जगह है, सकरी है और रैयाम है। आने वाला समय में जो अभी पॉलिसी बन रही है कि पूरे एग्रो बेस्ड को डेवलप किया जाए पूरे बिहार में, उसके आधार पे जो 12 डिपार्टमेंट है उनको क्लब किया गया है। 12 डिपार्टमेंट में उद्योग भी है, ईंख भी है, आपका कहना है इरिगेशन भी है, एग्रीकल्चर भी है, माइनर इरिगेशन भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो ढेर 12 डिपार्टमेंट को क्लब करके हम लोग 2 महीना के अंदर एक पॉलिसी बना रहे हैं जिन्हें बजट से भी जोड़ा जाएगा। और आत्मनिर्भर बिहार के लिए हम किसानों की जो समस्या है उसमें हर तरह से बदलाव लाने की व्यवस्था हो रही है।
उसमें जहां जहां खांडसारी भी होगा, जो पॉलिसी है कि 15 किलोमीटर जहां ईख का फैक्ट्री होगा उसके दूरी पर खांडसारी का भी दिया जाएगा। तो हम ये समझते हैं कि आने वाला समय में 2 महीने के अंदर ये पॉलिसी तय हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो पूर्व के महानिदेशक मंगला साहब हैं, जो आईसीआर के महानिदेशक थे, उनके नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ। माननीय डिप्टी सीएम का ये स्पष्ट मानना है कि हमें ईख की फैक्ट्री भी चालू करनी है। उसमें कहीं ना कहीं हम उम्मीद करते हैं कि मधुबनी में एक चीनी मिल की स्थापना होगी। लेकिन जो बचे हुए एरिया है, जो 15 किलोमीटर की दूरी पर है, उसमें खांडसारी का भी हम लोग देंगे, ताकि पूरी तरह किसान अपने जिन चीज़ों का ईख का उत्पादन करेंगे, और पूरा जिला अगले मार्च के बाद एक मैसेज चला जाएगा, ताकि किसान अपना उत्पादन भी करेंगे और उनका परचेजर भी तैयार रहेगा। लेकिन हमने स्पष्ट कहा कि ईख पॉलिसी में स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं रेट डिसाइड होता है सरकार के द्वारा, और इसमें आप स्पष्ट है कि एथेनॉल पॉलिसी के आधार पे लोग अपने अपने फैक्ट्री को जितना ईख में मिलता है उससे ज़्यादा पैसा किसान को देंगे। तो हमें उम्मीद है कि किसान की समस्या का जो है, चूंकि जो लागत मूल्य है उससे ज़्यादा में वो बेचना चाहते हैं, उस लागत मूल्य में उन्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा है। उसी को ध्यान में रख करके कैसे अस्थायी समाधान हो, कैसे किसानों की समस्या दूर हो, इसलिए सरकार दृढ़ संकल्पित है और आने वाला सत्र में भी इस तरह की बातें होंगी। अगले के ने कैबिनेट से भी पास होगा और निश्चित तौर पे 12 डिपार्टमेंट मिल करके किसान के बारे में सोचेंगे। जैसे हमारे यहाँ किसान, अगर मान लीजिए चाय का बगान है, आप जानते होंगे कि बिहार एक ऐसा है कि पूरे देश में ईख के मामले में शायद 2nd लार्जेस्ट स्टेट था, और यहाँ से विदेश भी लोग गए, पलायन हुआ तो मजदूर भी गए और यहाँ से चीनी भी बाहर जाते थे। और आज हम ये कह सकते हैं इसमें भारत सरकार की जो पॉलिसी आई तो बिहार के हिसाब से सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि बिहार सरकार का पॉलिसी था 2007 का कि मैक्सिमम जो हमारा ईख का है उस पूरे एरिया में एथेनॉल डेवलप होगा, तो एक साथ किसान को पैसा ज़्यादा मिलेगा, और जब ज़्यादा पैसा मिलेगा तो किसान खुशहाल होंगे। लेकिन भारत सरकार की इस पॉलिसी से बहुत बड़ा धक्का लगा है बिहार को, क्योंकि उन्होंने पूरे देश को जिस एरिया में, जिस स्टेट में जितना पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज होता है उसके आधार पर एथेनॉल में उन्होंने कोटा दिया। अब आप ही बता दें कि पूरा देश में कुशियार सबसे ज़्यादा बिहार को, और बिहार का कोटा कम। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉलिसी के तहत इनजस्टिस बिहार के साथ हो रहा है, जो आज से नहीं हो रहा है, आज़ादी के बाद से ही हो रहा है बिहार के साथ इनजस्टिस। इसलिए कह रहे हैं कि जब इक्वल फ्रेट का कहा गया तो पूरा बिहार का खाद्यान्न और पूरे उद्योगपति बिहार से सामान ले गए, और यहाँ जो उद्योग खोलना चाहिए था वो दूसरे स्टेट में खुल गया, तो हमारा लॉस हुआ। तो हमारा ये कहना है आज उद्योग मंत्री कि भारत सरकार रिव्यू करे, और जो जिस स्टेट में उत्पादन ही नहीं है, हिमाचल में कितना उत्पादन होगा पहाड़ पे आप बता दीजिए, ऐसे नॉर्थ ईस्ट में कितना उत्पादन होगा आप बता दीजिए। वो तो अपने खाने के लायक चावल भी नहीं उत्पादन कर पाता है, तो ईख कहाँ से उत्पादन करेगा। और जब दोनों का बेस प्रोडक्ट से एथेनॉल बनेगा तो जो कोटा पूरे देश में है, सबसे ज्यादा कोटा उत्तर प्रदेश को मिलना चाहिए, बिहार को मिलना चाहिए। तो भारत सरकार को ये बात ध्यान देना चाहिए, और अभी भी पुनः हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि हमारे कोटा को बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ बेस यही नहीं है। हमारे यहाँ से टोटल प्रोडक्ट जो है नेपाल भी जाता है, नॉर्थ ईस्ट भी जाता है। अब पूरे देश में अगर मान लीजिए साउथ में कि नहीं, अगर आप बद्दी से स्टार्ट करिए, मद्रास से स्टार्ट करिए, नॉर्थ ईस्ट को कोई चीज़ सप्लाई कर रहे हैं तो कितना किलोमीटर चलेगा, कितनी बड़े गाड़ियों का कि नहीं ये होगा। तो ये ध्यान में रख करके भारत सरकार को अपने नीति में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए। एथेनॉल पॉलिसी में जो स्टेट नहीं कर पाएंगे उसका कोटा बिहार को मिलना चाहिए। बतौर उद्योग मंत्री बिहार में निवेश को लेकर के निवेशकों के साथ लगातार आपकी बातचीत चल रही है, आप लगातार दिल्ली भी गए हैं और भी दूसरे प्रदेशों का आपने दौरा किया निवेशकों से। आखिर क्या वजह है जो निवेशक बिहार में आना नहीं चाहते हैं?
नहीं, ऐसा नहीं है, पहले नहीं आना चाहते होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का एक ही ध्येय रह गया कि बिहार को बदनाम करें। अरे बिहार तो वही बिहार रहेगा। बेस लाइन अगर पॉलिसी है तो हमारे जितने भी पूर्व मंत्री उद्योग के रहे होंगे उस बेस लाइन को थोड़े हम छोड़ रहे हैं, वो तो बिहार के हित में किए होंगे। उसी की रेखा को हमको आगे बढ़ाना है। हम किसी का गलत बात नहीं करना चाहेंगे और वो भी गलत ना करें। जो उनकी पॉलिसी है, जो अच्छी पॉलिसी है, उसी को अडॉप्ट करके आगे बढ़ा रहे हैं और एग्जीक्यूशन टू द जमीन पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे माननीय मुख्यमंत्री उद्यमी योजना पहले से था, लेकिन हम मंत्री बने तब 16,000 लोगों को 10 लाख का जो लाभ होना चाहिए हम दे रहे हैं। पुनः 1 तारीख से 31 तारीख तक आपने देखा होगा जो हमारा टारगेट है 8,000 लोगों का, उसमें महिलाओं के लिए आप देख लीजिए कितना बढ़िया है, एनेक्सर 1 के लिए कितना बढ़िया है, माने अल्पसंख्यक के लिए कितना बढ़िया है। और इस बार हमने दिव्यांगों के लिए भी उस प्रायोरिटी को जोड़ा है कि जो उनका आधार और संविधान प्रदत्त 5% है उनको भी मिले। तो हम तो हर एक जगह जहाँ पे कुछ छूट रहा है उससे पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि बिहार के लोग ये कहे कि उद्योग का सोच एक धरातल पे उतर रहा है। पूरे प्रदेश में जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं सबों को हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप कर रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी और माने फॉरेस्ट्री से लेकर के जितना इम्प्रूवमेंट वहाँ कर देंगे ताकि उद्योग खोलने वाले का वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा, तभी कोई उद्योग खोलने वाले आएंगे। कनेक्टिविटी टू द रोड्स एंड कनेक्टिविटी टू द एवरीथिंग, चाहे बिजली हो, पानी हो, माने अप टू माने पानी निकासी तक का एसटीपी से बढ़िया शुद्ध पानी निकले, उस ढंग की प्लानिंग चल रही है। और हमारा लगातार टेंडर भी हो रहा है, लगातार पैसे मार्च तक जो लगेंगे। हमारा टारगेट है कि पूरे बिहार में एक ऐसा माहौल बन जाए कि जहां आप काम करते हैं पहले वो स्वच्छ रहे, सौंदर्यीकरण हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जो पिछले 40 वर्ष से नहीं हुआ है उस काम को करने का प्रयास चल रहा है। एक उद्योग विभाग से हट के बात होगी। अभी कल परसों में जो है कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव हुआ, जिसमें महागठबंधन के उम्मीदवार बहुत नज़दीक आकर के चुनाव हारे। तमाम ताकत रह गई। बीजेपी लगातार हमलावर है बिहार सरकार पर और सीएम से इस्तीफे की मांग भी कही जा रही है। क्या वजह थी कुढ़नी में पूरी ताकत लगाने के बावजूद महागठबंधन इस सीट को लूज कर गया, बचा नहीं पाए आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। आपका सोच जिस तरफ जा रहा है, जो आप कह रहे हैं, कुढ़नी की जनता ने जो डिसाइड किया दैट्स ग्रेट, हम उसमें नहीं कहेंगे। प्रयास तो जारी था और निश्चित तौर पे जो उन लोगों की प्लानिंग है उसके हिसाब से हमारा कैंडिडेट भले हारे, लेकिन जो बनावट है उसके हिसाब से राष्ट्रीय जनता दल पहले ही कुढ़नी सीट जदयू को दिया था। और पूरी तरह जो पिछले माहौल में था, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा जदयू को कहीं सपोर्ट नहीं करता था, सब जगह हराने का काम किया, इसलिए उनकी संख्या घट गई। लेकिन महागठबंधन के कोई साथी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे सीपीआई हो, चाहे सीपीएम हो, चाहे माले हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी लोगों ने मदद किया। और लेकिन जो दूसरे लोग जो कुछ लोग वोट काटते हैं उसका इफेक्ट भी पड़ता है। इसलिए 5,000 वोट तक का जो होता है कहीं भी हार जीत, वो वहाँ के सराउंडिंग का जो अपना होता है इफेक्ट, उसके आधार पे होता है। तो वहाँ के लोगों का मन में था कि आरजेडी की सीट थी, आरजेडी को लड़ना चाहिए। कुछ लोगों का कहना था कि जब महागठबंधन बना तो जदयू में जो कैंडिडेट थे उससे और बेटर कैंडिडेट देते। तीसरी बात है कि जो वहाँ का था उस समय का जो माहौल था, उस माहौल में जो लोग जैसा अपने आप को बनावट बनाए, तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर एक तरह से कहीं जीतने का प्रयास करती है। और इस बात को हमसे मत खुलवावें कि हमारा कैंडिडेट का अगर 10% खर्चा हुआ है तो 100% उनको खर्चा करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन टाइम में जो जीतने का उनका होता है, हर तरह से कमर कस करके वो जीतने का प्रयास करते हैं। हम लोग के पास उतना संसाधन नहीं है जितना उन लोग के पास संसाधन है। और ये हम लोग मान के चलते हैं कि आधारभूत संरचना के बाद अगर हम उद्योग विभाग से ही अगर मुजफ्फरपुर में जितना काम किए, अब SEZ की बात हो रही है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स देंगे, मिथिलांचल में देंगे, मुजफ्फरपुर तरफ देंगे,
एक माने हर एक बिहार में 4 पार्ट में बांट करके देंगे, जिसमें प्रायोरिटी हमारा था मुजफ्फरपुर और मधुबनी जिला। तो अगर SEZ के मामले में जो है, अगर 15 साल का टैक्स हॉलीडे होता है, हमने तो 5 साल का भी टैक्स हॉलीडे किया है हर मामले में कि नहीं। आप देखेंगे उद्योग का जो पॉलिसी है इतना बढ़िया लाए हैं, जो रिवाइज करके लाए हैं। तो पॉलिसी के आधार पर ही कोई व्यक्ति आना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार बिहार को जंगल राज बोलते बोलते, तो यहाँ तो मासूम लोग हैं, ऐसे लोग हैं, उन लोगों को नहीं पता है कि कोरोना काल में कितने लोग कैसे लौटे, क्या कष्ट झेले। ये भारतीय जनता पार्टी को अपने ऊपर शीशे के सामने खड़े होकर के देखना चाहिए कि कालिख किनके गाल पे लगा है। अगर कोरोना काल उनके टाइम में आया तो अभी माने, और जिस ढंग से रेमडेसिविर और जिस ढंग का दवाई उन्होंने जो 1200 का कि नहीं 40 हजार में लोग खरीद करके, इसके बाद पता चल रहा है कि दवाई का कोई यूज ही नहीं था। जो लोग ज्यादा दवाई लिए वही लोग ज्यादा मरे हैं। इस बात की तो चर्चा नहीं हो रही है। सरकार जिम्मेवारी भी नहीं ले रही है। सरकार जिम्मेवारी भी नहीं ले रही है, एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है, ढिढोरा पीटने का काम करती है। तो हमारे लोग थोड़ा ढिढोरा पीटने में चले जाते हैं। आने वाला टाइम में ये ढिढोरा पीटने से ज्यादा दिन तक बिहार की जनता वैसे लोगों को माफ नहीं करेगी, चाहे हम हो चाहे कोई हो। मैं अपने ऊपर भी लेता हूँ। गलत आधारभूत संरचना बिहार का होगा, लोग उद्योगपति आएंगे। अभी हम लगातार जिन फैक्ट्रियों का कल भी फतुआ में हमने इनॉग्रेशन किया, हमने पाया कि ग्लव्स, एक ग्लव्स, चूंकि ग्लव्स विदेश से आता था उस समय, और एक डॉक्टर उसी ग्लव्स से कि इन्फेक्शन के बाद कि ऑपरेशन कर रहे थे। और जो प्रोडक्शन कल स्टार्ट हुआ है फतुआ में, और 400 लोगों को रोजी रोजगार में जोड़ा गया। 300-250 महिलाएं ऐसी थी जो कुछ काम नहीं जानती थी, उनको पूरे 3 महीना ट्रेनिंग दे करके, और इस ढंग से आप देख ले हमारा वीडियो। तो हम तो वही काम कर रहे हैं कि धरातल से इम्प्रूवमेंट हो। लोग अगर स्पाइन अगर कैपेसिटी है किसी को 50 किलो उठाने का, 200 किलो नहीं उठा सकता है। बिहार का जो है स्पाइन अगर इतना मजबूत है कि 100 केजी उठाना है तो 200 केजी नहीं दे सकते, स्पाइन ब्रेक कर जाएगा। इसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो डिमांड था विशेष राज्य का दर्जा, और स्पष्ट मानना है पूरे देश में जितनी भी राज्य हैं, नीचे के 10 जो अंतिम राज्य है उसमें बिहार आता है। तो आप बता दें, पूरे भारत सरकार जितना भी CRS फंड से जो खर्चा करती है, भारत सरकार का जितना उपक्रम है, क्यों नहीं निचली स्टेट को क्यों नहीं हेल्प करते हैं? तो वो लोग उसी लोगों को मदद करते हैं। बिहार में कहाँ से आ गए? यहाँ वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था, मधुबनी में कहाँ चला गया वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट? क्यों कि नहीं दूसरे जिला को चला गया? कोई जिला तो बिहार में होगा जहाँ जा रहा होगा, लेकिन मधुबनी से क्यों छीना गया? जो हमारे यहाँ की नहीं, इतना आपदा के टाइम में इतना सरकार को पैसा देना पड़ता है। 5 दिन अगर बारिश हो जाती है नेपाल में तो हमारा एरिया दह जाता है। ये कहने का नहीं है, आजादी के बाद से ये हो रहा है। तभी तो आजादी के बाद भागड़ा नंगल भी बना। आजादी के बाद कि हमारा कोसी प्रोजेक्ट पहले से जो चल रहा था, यहाँ का सामान सब शिफ्ट किया मैंने भागड़ा नंगल के लिए, तब जाके बना था। तो बिहार में हमने कहा इच्छा शक्ति की जो कमी रही, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस इच्छा शक्ति के साथ और माननीय तेजस्वी जी कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता के पार्टी के लोग को बिहार से तो प्यार नहीं है, बिहार के उद्योग से कोई प्यार नहीं है, बिहार के वर्कर से कोई प्यार नहीं है। बिहार और गरीब हो रहा है। लेकिन एक तरफ देखिए बिहार क्या है, एक तरफ IAS IPS ILI डॉक्टर इंजीनियर बुद्धिजीवी बिहार में है, और दूसरी तरफ गरीबी भी है। ये खाई को कौन पाटेगा? इसलिए जातिगत सर्वेक्षण हो रहा है बिहार में। हर एक लोग जातिगत सर्वेक्षण के बाद स्पष्ट हो जाएगा जिनका जितना हक है उस हक और अदा उनको मिलना चाहिए। पहले भी हुआ जातिगत सर्वेक्षण, कहाँ लाभ मिला बिहार को? अभी भी इतना मने है। लेकिन अब देश में आप चले जाए, हर एक स्टेट में सबसे ज्यादा टैक्स इस बार बिहार कलेक्शन किया है। अगर है तो किया है, इससे ज्यादा कोई स्टेट नहीं किया है। और सबसे ज्यादा गरीबी भी बिहार का है। तो इस जो गरीबी का है और अमीरी के बीच का खाई, ये भरने का काम उद्योग विभाग करेगा। और निश्चित तौर पे आगे चल करके अखलाक भाई जब करेगा तो मधुबनी की जनता भी हमें हमारे आशीर्वाद देगी, पूरे बिहार की जनता। हम कोई बीजेपी पे आक्षेप नहीं लगाना चाहते, बीजेपी कटाक्ष नहीं करना चाहते, उनसे आग्रह करते हैं यही बिहार रहेगा
तब आप भविष्य में भी अगर आओगे तो जैसे हम लोग सत्ता में नहीं थे, अपोजिशन में थे, तो सदन में कहते थे कि आप इस ढंग से सारे मंत्री लोग इस ढंग से एक्ट मत करिए, नहीं तो भविष्य में अपोजिशन में जाना पड़ेगा, जनता आपसे हिसाब पूछेगी। तो अभी तो बाई इलेक्शन हुए हैं ना, आने वाला इलेक्शन में पता चलेगा कि क्या है असलियत, है ना, ग्रास रूट से क्या डेवलपमेंट उन्होंने किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रह करके 16 साल में आपने क्या काम किया है। तो उद्योग विभाग के बारे में चर्चा किया जाए तो घंटों हम बात कर सकते हैं। जो क्लस्टर है, जिस ढंग से है, एक एक डिपार्टमेंट में हर एक जगह हमने कहा कि एक एक जिला को हम लोग उस रूप में देखेंगे। अब बताइए कि कहाँ पे कि नहीं एक्साइज के हिसाब से, सेंट्रल एक्साइज के हिसाब से यहाँ से कि नहीं अगर एक्सपोर्ट करिएगा जो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए ड्राई पोर्ट का, कहाँ पर है बिहार में, बता दीजिए। बिहार में कहीं नहीं है। कहाँ पर SEZ है? तो आप इसके बाद चले जाइए दूसरे स्टेट पर, देखिए कितने जगह SEZ मिला हुआ है, कितने जगह पोर्ट भी है, ड्राई पोर्ट भी है। तो ये जब तुलना करेंगे तब लगेगा कि बिहार में इसकी आवश्यकता है, तभी जिले से हमारा मखाना भी विदेश जाएगा, मधुबनी पेंटिंग भी फास्टली जाएगा, अभी भी जा रहा है, लेकिन बंगाल के थ्रू और दूसरे स्टेट के थ्रू हमारा ये सब चीज क्लियरेंस हो रहा है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी जब तक ठीक नहीं होगा, 1 to 5 तक क्लास में बच्चे को सही एजुकेशन नहीं देंगे तो डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनेगा? आप ही का मधुबनी का देख लीजिए, पहले 1 से 10 मैंने 10 लोग कम से कम मिनिमम IAS IPS करते थे, अब आपका कर रहे हैं 2 4 5 दिन, लेकिन जो लोग बाहर पढ़ा रहे हैं, जो अफसर बाहर हैं, उनके बाल बच्चा कर रहे हैं। तो हमारा कहना है सी द डिफरेंस, हमारा ये कहना है कि डिफरेंस फॉर द बेटरमेंट के लिए कह रहे हैं, ग्रास रूट से हर एक चीजों को इम्प्रूव करना है। आप समाज के चौथे स्तंभ में, आपकी दिशा उस तरफ होनी चाहिए कि जहाँ पे कमियां हैं आप सजेशन दें। और समीर महासेठ आपकी बातों को, डेन का और अखलाक भाई का और पूरे चैनल को हम धन्यवाद देते हैं कि पॉजिटिव सोच के साथ मधुबनी का भी डेवलप करावें तो पूरे बिहार को भी डेवलप कराने का प्रयास करें। एक आखिरी सवाल है, चूंकि मधुबनी के लोगों को इस चीज़ की कमी महसूस हो रही है। मौजूदा डिप्टी CM अभी हेल्थ मिनिस्टर हैं, अस्पताल जो स्वास्थ्य विभाग है उसको 60 दिन का मोहलत दिया गया था, 60 दिन में आप अपने दिशा और दशा को सुधार लें। लेकिन जब लोग अस्पताल पहुंचते हैं तो सूरत तो बदली हुई नज़र आती है अस्पतालों की, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये जो 60 दिन का जो एक टाइम टेबल फिक्स किया गया था, लेकिन जहां सीरत बदलने की बात होती है वो नहीं है। दूसरा है कि जिस समय आप MLC थे, मधुबनी में ICU खुला, 15 या 10 बेड का खुला, करोड़ों रुपया का उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आया, 1.5 करोड़ रुपया से ऊपर का सोलर प्लेट लगा उसमें। लेकिन इस 50 लाख की आबादी में उस बिल्डिंग को खंडहर में तब्दील होने दिया जा रहा है। लोग अब आप उद्योग मंत्री हैं, बिहार सरकार के अहम मंत्रालय आपको मिली है, क्या उम्मीद है कि लोगों को इस ICU का लाभ मिलेगा? क्योंकि प्राइवेट में जो लोग जाते हैं उनको 10,000 रुपया 8,000 रुपया प्रत्येक दिन लगता है, और यहाँ अगर हो जाता तो शायद ये लोगों की उम्मीद है कि उसको चालू कराने में आप अहम भूमिका निभाएंगे और लोगों को एक फायदा होगा। देखा जाए, हमने लगातार प्रश्न के माध्यम से सरकार पे दबाव डाला। जिला अस्पताल 4 मंजिला आपका बन रहा है, पंडौल में भी काम स्टार्ट हो चुका है। तो हम आशा करते हैं कि जो पुराने थे बिल्डिंग को तोड़ करके बनाने में के टाइम में जो एक कष्ट होता है वो हो रहा है। हम जाएंगे अस्पताल देखेंगे, जो आप कह रहे हैं उसमें उत्तरोत्तर डेवलप करने का प्रयास करेंगे, और वो जल्द से जल्द कहेंगे 6 महीना के अंदर कंप्लीट करके मधुबनी की जनता को समर्पित किया जाए। जो उच्च श्रेणी का उन्हें हेल्थ का जो भी उन्हें असिस्टेंस की आवश्यकता है, ताकि यहाँ से रेफर्ड केस खाली पटना नहीं जाए, हम यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं सस्टेनेबल लेवल, इस बात पर हम अभी से गौर करेंगे। और जो बनते हुए बिल्डिंग है, कहीं कोई कमी है, देरी हो रही है, उसका भी हम देख लेंगे, स्वयं संज्ञान लेंगे, और जो पुराना जो स्थिति है उसको भी इम्प्रूव कराने का प्रयास करेंगे। ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के उद्योग मंत्री और मधुबनी के नगर विधायक समीर कुमार महासेठ। लगातार उद्योग से लेकर के शहर जिले के स्वास्थ्य से लेकर के तमाम मुद्दों पर बात हुई है।
और आगे भी हम इनसे बात करेंगे जो लोगों की समस्याएं हैं। बहुत सारे लोगों ने आईसीयू को लेकर के भी और उद्योग से संबंधित भी सवाल पूछे थे। उन तमाम सवालों को मैंने इनके पास रखा है। जो भी जवाब आ पाया है, इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है, उन तमाम कामों को लेकर के एक मार्च में एक डेडलाइन है, उस मार्च तक काम दिखेगा। अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज, मधुबनी। मधुबनी जिला के 50वां स्थापना दिवस के अवसर पर मधुबनी क्रिप्स हॉस्पिटल के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस बात की जानकारी देते हुए क्रिप्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर एम नियाजी ने बताया कि आगामी 11 दिसंबर को सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक मधुबनी जिला वासियों के लिए क्रिप्स हॉस्पिटल में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन हो रहा है। है क्या मधुबनी जिला बने हुए आपको 50 साल हो गए और इसी अवसर पर हम लोगों की जो क्रिप्स हॉस्पिटल की जो मैनेजमेंट टीम थी, जो डॉक्टर्स की टीम थी और हमारे चेयरमैन जो क्रिप्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के हैं, सब लोगों का एक आपसी जो मीटिंग हुई, उसमें हम लोगों ने डिसाइड किया कि 50वां स्थापना दिवस पे जो हमारी मधुबनी की जनता है, मधुबनी नगर निगम की जनता है, इनके लिए कुछ स्पेशल किया जाए। तो इसी पे हम लोग आप देख रहे हैं कि ये है आपको एक जो पर्चा है पंपलेट, जिसमें निःशुल्क चिकित्सा शिविर हम लोग लगा रहे हैं, जिसमें यह है कि जो भी लोग यहाँ आएंगे उनको कंसल्टेशन फीस किसी की नहीं लगेगी। जो भी डिपार्टमेंट, हमारे पास ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स जो क्रिप्स के साथ जुड़े हुए हैं, आप किसी भी विभाग में किसी भी डॉक्टर से अगर आप दिखाएंगे तो आपका कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा। जी, जांच के बारे में क्या, जांच पे क्या लगेगा? अगर सपोज किसी को लग रहा है, किसी कंसल्टेंट को, कि इनको ये जांच की आवश्यकता है, तो जांच पे भी हमारा स्पेशल बहुत सारे जांच है जिन पे आपको कोई कॉस्टिंग नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे जांच होंगे। अब कुछ जांच ऐसे हैं जिन पे आपको 50% तक का जो बेनिफिट्स होता है वो आप जनता को मिलेगा। सर, आपके यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसके बारे में बता दें, डॉक्टर्स के बारे में बता दें। देखिए, डॉक्टर्स का हमारे यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे डॉक्टर अबू अकरमा है, सीनियर ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, डॉक्टर आमिर हुसैन फिजिशियन है, डॉक्टर। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।